अनुच्छेद, ये अनुच्छेद याद रखना। आपको अनुच्छेद याद है तो आराम से आप विधायी शक्ति बता सकते हो। 123 हो गया, 79, 83, और तीसरा जो बात करने वाले हैं आज हम, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद जिन्हें आर्टिकल्स कहते हैं, अनुच्छेद 87। तो कल हमने एक अनुच्छेद हो गया, अनुच्छेद 123, ये भी विधायी शक्ति में आता है। और ये 5 अनुच्छेद आज के जो हैं आपको याद रखने हैं, 81 और 83। हाँ जी, इसी में आ रहा है। ठीक है, दोनों आपको बता दूंगा, 80 भी बता दूंगा, 81 क्या होता है। ठीक है पंकज जी, ये दोनों को आपको क्लियर कर दूंगा। तो एक तो आप ध्यान रखें। अब आपको याद क्या करना है, ये आज के जो 5 अनुच्छेद हैं और कल का जो अनुच्छेद है अध्यादेश, ये विधायी शक्ति में आता है। अब इसकी व्याख्या तो हमने पढ़ ली। अब इनमें क्या दे रखा है, राष्ट्रपति का क्या अधिकार है। तो ये अनुच्छेद राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत आते हैं। जैसे आगे हम बात करते हैं, अगले बिंदु पे बात करते हैं। अब इनमें सबसे पहले 79 की बात करेंगे। ठीक है, जो आपका अगला है, जैसे लिख लें अनुच्छेद, अब देखो ये विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। अब अनुच्छेद में क्या है, आप जानते हैं संसद का उल्लेख है, 79, 80, 81। 79 में क्या है, जैसे हम बताएं आपको, जैसे संसद है और संसद के 2 सदन होते हैं। एक बात, एक अभिन्न अंग होता है। ठीक है, 2 सदन होते हैं, पहला दूसरा, जबकि अंग कुल टोटल 3 होते हैं। तो 2 तो सदन और एक कहते हैं अभिन्न अंग, अर्थात 3 अंग। देखो अभिन्न अंग तो एक होता है और अंग 3 होते हैं। तो संसद के जैसे हम बात करें, अंग कितने होते हैं, अंग संसद के 3 होते हैं। सदन कितने होते हैं, 2 होते हैं। अभिन्न अंग कितने होते हैं, अभिन्न अंग कितने होते हैं, एक होता है, वो है राष्ट्रपति। यही है आपका विधायी शक्ति। तो कहने का मतलब, जैसे पहला आप जानते हैं राज्यसभा होता है, दूसरा आप जानते हैं लोकसभा होता है, तीसरा आपका अंग है आपका राष्ट्रपति। जैसे अनुच्छेद की बात करें, यहां अनुच्छेद की बात करें तो ये अनुच्छेद कितना हो गया, 79, 79, ये 80 और ये 81 और ये अनुच्छेद 52, जो मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था। तो इस प्रकार ये आपके, ठीक है, तो अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82 दिखाई दे रहा है। अनुच्छेद आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, 79 हो गया। आपको एक बार और रेड पेन से बता दूं, तो यहाँ हमने जो बात की थी, नहीं दिखाई दे रहा हो तो ये अनुच्छेद 79 है, ये अनुच्छेद 80 है, ये अनुच्छेद 81 है, ये अनुच्छेद 52 है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद हैं 80, 81 और 52। अब विधायी शक्ति का संबंध क्या है, विधायी शक्ति में कह रहा है अनुच्छेद 79 के तहत, अनुच्छेद 79 के तहत राष्ट्रपति, देखो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। एक बात ध्यान से सुने, दोबारा सुने, अनुच्छेद 79 के तहत राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। एक बात, संसद का अभिन्न अंग है। अतः राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां निम्न प्रकार की हैं, निम्न है। अब इसके अंदर कौन कौन सी शक्तियां हैं, तो एक तो ये हो गया
शक्ति क्या है कि ये अभिन्न अंग है, अर्थात राष्ट्रपति की अनुमति से ही कोई विधेयक कानून बनेगा। सीधी बात हो गई, ठीक है, एक बात। अब इसके बाद बात करते हैं 80 की। अब 80 में तो राज्यसभा का उल्लेख है, लेकिन बात करेंगे हम अनुच्छेद 80 और इसके भाग 3 की। अब इसके तहत क्या है, ठीक है, इसके तहत क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसके तहत है क्या। देखिए अनुच्छेद 80(3) कहता है कि राष्ट्रपति, ये कलर आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 80(3) के तहत, ठीक है, तहत राज्यसभा में नहीं दिखाई दे रहा, रेड कर दें, ठीक है, तो ब्लैक से आपको लिख देते हैं। देखिए अनुच्छेद 80(3) के तहत, ठीक है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने मनोनीत सदस्य हैं, 12 मनोनीत सदस्य, 12 सदस्य मनोनीत करता है। कितने सदस्य करता है, 12 सदस्य करता है। अब कितने क्षेत्रों से करता है, 4 क्षेत्रों से करता है, जो क्या हो, ऐसे व्यक्ति जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो, अंतरराष्ट्रीय रूप से ये प्रसिद्ध हो। कहने का मतलब दोबारा सुने, अनुच्छेद 80(3) के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो निम्न 4 क्षेत्रों से अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हों। अब ये 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं, अब आपको 4 क्षेत्र के लिए एक मैं आपको यहां ट्रिक्स दे रहा हूं। ट्रिक्स क्या है, राष्ट्रपति की सास, कौन, सासू जी आ गई, राष्ट्रपति की सास, ठीक है, क्या है, कवि है, अच्छी कविता कह लेती हैं, कवि है। ये आपको ट्रिक है, राष्ट्रीय सास कवि है, कहने का मतलब है अब इसमें सास एक शब्द है और कवि यहां देखें तो आपको 4 शब्द दिखाई दे रहे होंगे। सा से क्या बना, सा से क्या है, का से क्या है और बी से क्या है। अब देखो यहां जो आपको दिखाई दे रहा है सा, यहाँ स, यहाँ का और बी। अब इनसे क्या बना है, इस सा से क्या बना है, तो आप सा से है साहित्य के क्षेत्र में। ऐसा व्यक्ति जो साहित्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है, एक बात। दूसरा छोटा सा है, अब इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका है समाज सेवा, समाज सेवा। ये क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो प्रश्न पूछे जाएगा। फिर है आपका का, क्या है, का का मतलब है, का का मतलब हो गया कला हो गया। अब बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है, बी से मतलब है विज्ञान, ये ध्यान रख। अब यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताई गई है और इसमें आपके लिए प्रश्न बनेगा। पहली बात, ये विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है, एक बात। अनुच्छेद 80(3) विधायक शक्ति के अंतर्गत आता है, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है, ये आप ध्यान रखना। कहने का मतलब आपने ये तो सुना होगा कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो कितने क्षेत्रों से चुने जाते हैं, 4 क्षेत्रों से चुने जाते हैं। मेरे मित्रों कितने से, 4 क्षेत्रों से चुने जाते हैं। एक बात विशेष करके ध्यान रखना, तो ये 4 क्षेत्रों से चुने जाते हैं।
अब वे 4 क्षेत्र कौन कौन से, ये भी ध्यान रखना। पहला क्षेत्र कौन सा आ गया, पहला साहित्य आ गया। पहला क्षेत्र कौन सा आ गया, पहला आपका साहित्य आ गया, दूसरा समाज सेवा आ गया, तीसरा कला आ गया, और चौथा क्या आ गया, विज्ञान आ गया। 4 क्षेत्र हो गए। अभी आपको 80 एक साहित्यिक, सामाजिक, साहित्य, विज्ञान, कला। हाँ गोवर्धन सिंह जी, लेकिन मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, राष्ट्रपति शास क्या है, कवि है। बस ये याद कर लेना, राष्ट्रपति की शास क्या है, कवि है। सीधा प्रश्न आता है, राष्ट्रपति निम्न में से किस क्षेत्र के अंतर्गत 12 सदस्यों को मनोनीत नहीं कर सकता या मनोनीत कर सकता है, ऐसे प्रश्न आएगा तो आपको ध्यान रखने हैं साहित्य, ठीक है, समाज सेवा, कला और विज्ञान, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये आपको, ठीक है, समाज सेवा, ये विशेष करके आपको ध्यान रखने हैं, ये आपका आंसर आएगा। तो ऐसे करके आप ध्यान रखें इन चीजों को। एक बात अब देखिए, सीधा प्रश्न बनेगा, तो ये आपको ध्यान रखना, ये विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है, बस इतना है। बाकी हम संसद में भी पढ़ेंगे, जब हम संसद पढ़ेंगे, राज्यसभा पढ़ेंगे, जब इस चीज को पढ़ेंगे। अब आकाश जी पूछ रहे हैं 80 में क्या है, ठीक है। अब 80 में क्या है, तो ये तो 83 में है। अब देखिए 81 में क्या है, अभी मैं आपको समय दूंगा। अनुच्छेद 81 में क्या है। अब अनुच्छेद 81 में है, ये क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति को मनोनयन या मनोनीत की शक्ति किस देश से ली गई है। तो देश पूछता है किस देश से ली गई है। अच्छा, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, लोकसभा में 2 एंग्लो सदस्यों को मनोनीत करता है, तो राष्ट्रपति को मनोनीत की शक्ति किस देश से ली गई है, ये आंसर है। बताएगा कोई। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, किस, ठीक है, किस देश से प्रावधान लिया गया है, ये 81 में है। तो प्रावधान बहुत बढ़िया पंकज जी, आयरलैंड से है। तो आंसर क्या हुआ, रोतेज कुमारी जी ने भी आंसर दिया। तो आपको ध्यान रखना, आयरलैंड से, यही है इसमें। अर्थ राष्ट्रपति को मनोनीत शक्ति आयरलैंड से दी गई, राष्ट्रपति को मनोनीत शक्ति दी गई है, इसका उल्लेख 81 में है। ठीक है, अब इसकी भी आपको ट्रिक बता दूं, इसकी भी आपको ट्रिक बता दूं इसी अनुच्छेद की, कि राम आर्य थे। कौन थे, राम आर्य थे। अब देखिए ध्यान से, ट्रिक को ध्यान से देखें, ये राम और ये है आर्य, यहाँ रा मा और। अब इससे क्या हो रहा है, अब इससे देखें रा, ये मां, तो रा से है राष्ट्रपति, मां से है मनोनयन या मनोनीत, कुछ भी कह सकते हैं, और आर्य से है जो आपका यहाँ शब्द है, और इससे क्या हुआ, ठीक है, आयरलैंड। ये ध्यान रखना। तो राष्ट्रपति को मनोनीत शक्ति का प्रावधान 81 में दिया गया है। ठीक है, राम आर्य थे। नीतू सिंह जी बहुत बढ़िया। तो ये आपको राम आर्य थे, ये ट्रिक है। तो मैंने आपको दोनों की ट्रिक बताई। तो ये प्रावधान कहते हैं, जो मैंने अभी आपको अनुच्छेद कौन सा बताया, अनुच्छेद 83 और 81, ये जो आपका अनुच्छेद है, ये राष्ट्रपति की मनोनीत शक्ति है, और राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा मनोनीत कर सकता है। ये प्रावधान विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है, ये याद रखें। देखो आपने ये पढ़ रखा है, मैं जानता हूँ, आप लगभग हर बच्चा जानता है, लेकिन ये नहीं जानता किस शक्ति के अंतर्गत आता है। और ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन आपको बना दिया। क्वेश्चन क्या बना दिया, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, वह निम्न में से कौन सी शक्ति है, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, कूटनीति शक्ति।
बना दिया क्वेश्चन। बताओ आ सकता नहीं आ सकता क्वेश्चन? बताइए। ये क्वेश्चन सरल है, जबकि ये क्वेश्चन आपके लिए कठिन कर दिया, क्योंकि आप चीज़ों को नहीं जानते। सीधा प्रश्न रख देगा कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, यह कौन सी शक्ति के अंतर्गत आता है? ऑप्शन में आपको ये दे दिया, ठीक है, ऑप्शन में आपको ऐसे करके ऑप्शन दे दिए, और ऑप्शन में आपके दे दिया विधायक शक्ति के अंतर्गत, ठीक है, विधायक शक्ति के अंतर्गत, न्यायिक शक्ति के अंतर्गत, कूटनीतिक शक्ति के अंतर्गत, कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत। तो बहुत नॉर्मल सीधा प्रश्न है, और आंसर क्या होगा? विधायिक शक्ति के अंतर्गत। सीधा बन गया। याद हुआ नहीं हुआ? राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है, ये किस शक्ति के अंतर्गत आता है? ये विधायिक शक्ति के अंतर्गत आता है। तो मेरे मित्रों, मैं आपको यही याद करा रहा हूं, ठीक है, मैं आपको यही याद करा रहा हूं। तो ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन है तो आपको ध्यान रखना, अब तो गलत नहीं होंगे। बहुत नई चीज दिखाने जा रहा हूं आपको, नई चीज समझाने जा रहा हूं। तो इस प्रकार ये अनुच्छेद ध्यान रख लेना, अनुच्छेद 123 अध्यादेश, और ठीक है, राष्ट्रपति राज्यसभा 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, और ये किस शक्ति के अंतर्गत आता है? ये विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। कौन सी? विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। तो ये आप ध्यान रखना है, विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। एक बात क्लियर? अब बताओ, कोई दिक्कत? अब तो नहीं गलत होगा? पेपर में आया तो अब तो गलत नहीं करोगे, ठीक है? हाँ, दोबारा बोलो सर, क्वेश्चन को दोबारा सुने, क्वेश्चन दोबारा सुने। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है या करता है, यह राष्ट्रपति की किस शक्तियों के अंतर्गत आता है? यह राष्ट्रपति की किन शक्तियों के अंतर्गत आता है? तो आपको आंसर करना है, विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है, ठीक है? बताओ, कोई दिक्कत? याद हो गया? नई चीज मिली नहीं मिली? ठीक है, आपको नई चीज मिल रही होगी, इसलिए ध्यान रखें, और नई चीज ही दूंगा। जो आपने पढ़ रखा है, अब मुझे आगे कैसे बढ़ाना है वही आपको बढ़ना सीखना है, क्योंकि मई की मई जाम। भाई इतना क्वेश्चन आ गया, आगे कठिनाई स्तर थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा देगा, जबकि कठिनाई स्तर कुछ नहीं है, केवल टॉपिक याद रखने हैं आपको। 80 हो गया। अब 80 के बाद, ठीक है, अब बात करते हैं 85, 86 और 87। तो अनुच्छेद 79, 80, 85, 86 और 87 जो मैं आपको बातें कर रहा हूं, और अनुच्छेद 123 पढ़ लिए, ये अब तक किसके अंतर्गत आ रहे हैं? विधायी शक्ति के अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है, ये पढ़ा। अब आगे बात करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। कौन से अनुच्छेद की ओर चलते हैं? कौन सा अनुच्छेद की बात कर रहे हैं अब? अनुच्छेद 85 की। तो आप जानते हैं मेरे मित्रों, अनुच्छेद 85 के तहत क्या लिखा हुआ है? कोई बताएगा अनुच्छेद 85 में क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, शैलेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद, ठीक है, क्योंकि आप भी मेरी क्लासेस पढ़ रहे हो, और कुछ मिल रहा है तभी पढ़ रहे हो। यूट्यूब भी चल रहे हैं, अनेक क्लासेस चल रही हैं, लेकिन हम आपको पूर्ति नहीं करा रहे, औपचारिकता नहीं पूर्ति कर रहे, हम आपको सिलेक्शन की ओर ले जा रहे हैं। ये है हमारी औपचारिकता, हम पूरी नहीं कर रहे। बहुत बढ़िया सत्र आपने लिखा। बताइए अनुच्छेद 85 में क्या है? फटाफट आंसर दें, बताइए अनुच्छेद 85 में क्या है? बताओ। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। 3 सत्र हैं। अब याद कर लो कि संसद के तीनों सत्र, सत्रावसान, सत्राउस, सत्र का विघटन, सदन का निलंबन और लोकसभा का भंग होना, ये राष्ट्रपति के अंतर्गत आते हैं। और राष्ट्रपति 3 सत्र बुला सकता है, ये भी किसके अंतर्गत है? विधायी शक्ति के अंतर्गत है। तो अनुच्छेद 85 कौन सी शक्ति के अंतर्गत आ गया? विधायी शक्ति के अंतर्गत आ गया। बताइए, कोई परेशानी? क्लियर? अब जो नहीं जानता, अब इसकी व्याख्या बता रहा हूं अर्जुन सिंह जी। तो कौन सी शक्ति के अंतर्गत अनुच्छेद 85? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। अर्जुन सिंह जी, संतोष जी, ब्रजेश जी, गुर्जर जी, आकाश जी, रोहतेश, पंकज, रश्मि सोलंकी जी, ठीक है। संसद के तीनों सत्र की बात करेंगे, तो रिवाइज कर लेते हैं। अब आपको बता देता हूं संसद के 3 सत्र कैसे याद करने हैं। अब व्याख्या सुने।
अनुच्छेद 85 के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति, आ गया राष्ट्रपति, राष्ट्रपति प्रतिवर्ष अर्थात हर साल प्रतिवर्ष कुल कितने सत्र, 3 सत्र बुलाता है। कुल कितने सत्र बुलाता है? सत्र का बुलाना, तो सत्र का बुलाना क्या हो गया? सत्राहुत हो गया, अर्थात संसद का सत्राहुत करता है, जिसे सत्र का आह्वान कहते हैं, जिसे सत्र का आह्वान कहते हैं। एक बात तो ये हो गया, अर्थात राष्ट्रपति प्रतिवर्ष कुल 3 सत्र बुलाता है संसद के, संसद के कुल 3 सत्र बुलाता है, जिनमें से कितने अति आवश्यक हैं? हाँ बेहतर सिंह जी प्रणाम, आपको भी प्रणाम। बताइए, कुल 3 सत्र बुलाता है, कितने आवश्यक हैं? पंकज सिंह ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारो, सिलेक्शन होना है, आपकी चिंता मत करो, भरतपुर जिंदाबाद रहेगा। तो कुल 3 सत्र हैं, कुल 3 सत्र हैं, जिनमें से अति आवश्यक, ये ध्यान रखना विशेष करके, आपको एक छोटी छोटी चीज बता रहा हूं। कुल सत्र कितने होते हैं संसद के? 3। और अति आवश्यक सत्र कितने होते हैं? अति आवश्यक सत्र, अति आवश्यक सत्र कितने हैं? कुल सत्र संसद के 3 हैं, अति आवश्यक सत्र 2। बहुत बढ़िया लक्ष्मण जी, पुष्पेंद्र जी, रोतेश कुमारी, संतोष जी, नत्थन सिंह, नीतू सिंह जी, कृष्णा चौधरी जी, ओम प्रकाश जी, बबीता जी, बहुत बढ़िया, सोलंकी जी, बहुत बढ़िया आंसर। ठीक है, चंचल कोकन, चंचल जी, सुरेंद्र जी, ओम प्रकाश जी, ब्रजेश जी, गुर्जर जी, विजय फौजदार जी, भूपेंद्र सिंह जी, बहुत बढ़िया आंसर। यही आपको क्वेश्चन सिलेक्शन के लिए ले जाते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों। तो अति आवश्यक कुल कितने हैं? 2 हैं। तो 2 सत्र अति आवश्यक हैं, कुल हो गए 3, उनमें से 2 अति आवश्यक हैं। अब 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल कितना होता है? राहुल जी, रश्मि सोलंकी जी ने सही कहा, 2 सत्रों के मध्य कितना अंतराल होता है? अब 2 सत्रों के मध्य अंतराल, अधिकतम अंतराल पूछता है, ये क्वेश्चन आता है। अधिकतम 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल कितना होता है? तो ये क्वेश्चन आता है 6 माह, अर्थात 6 माह जैसे होगा सत्र बुलाना अति आवश्यक है, सत्र बुलाना अति आवश्यक है। ध्यान रखना मेरे मित्रों, ये क्वेश्चन आपके, अगला प्रश्न ये हो गया, क्या प्रश्न हो गया? अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति कुल कितने संसद के सत्र बुलाता है? 3 बुलाता है। अति आवश्यक कितने हैं? 2 हैं। अधिकतम 2 सत्रों के मध्य अंतराल कितना होता है? 6 होता है। अधिकतम अंतराल कितना होता है? 6 होता है। ये आप ध्यान रखें, अधिकतम अंतराल कितना हो गया? 6 हो गया। 2 सत्र अति आवश्यक कुल 3 हो गए, तो ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप जानते हैं, इतनी चीजें जानते हो, ये चीज नहीं जानते हो इसलिए मैंने आपको बताई। अनुच्छेद 85 किसके अंतर्गत आता है? विधायी शक्ति। अब कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे, आप मेरे से प्रश्न कर सकते हो, सर 3 सत्र कौन से होते हैं? स्थायी सत्र कौन सा होता है जो बुलाना अति आवश्यक है? 2 में से भी एक स्थायी सत्र होता है। और संसद का स्थायी सत्र किसे कहते हैं, या कौन सा सत्र नहीं होता? संसद का कौन सा सत्र नहीं होता? कौन सा सत्र होता है? कितने माह का होता है? ठीक है, ये सत्र कब बुलाया जाता है? ये भी प्रश्न आते हैं, इसलिए इनको भी कर लेते हैं। अब संसद के 3 सत्र पे पहुंच जाओ। अब संसद का पहला सत्र कौन सा होता है? संसद के सही क्रम बताइए, सत्रों का सही क्रम बताइए, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। सत्रों का सही क्रम क्या है? सत्रों का सही क्रम क्या है, कौन बताएगा? पहला सत्र बजट सत्र, दूसरा बताइए, पहला हो गया बजट सत्र हो गया, दूसरा कौन सा है? क्रम से याद रखना। दूसरा सत्र बताइए, अभी आंसर नहीं आया। मानसून सत्र होता है। तीसरा बताइए, तीसरा शीतकालीन सत्र होता है, ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं होता। ये पेपर में आएगा। निम्न में से कौन सा सत्र होता है? तो चलो मेरे विद्यार्थियों, मेरे मित्रों, मैं आपको बताता हूं याद कैसे करना है, ध्यान से सुनना। अब मैं आपसे बात नहीं करूंगा, ठीक है? तनु जी, मानसून सत्र होता है, आकाश जी,
बजट सत्र है, बहुत बढ़िया आंसर। अब देखो ध्यान से सुने, मैं आपसे बातें कम करूंगा। अब देखो सुनो, तो पहला सत्र कौन सा है? पहला सत्र हो गया आपका बजट सत्र, ठीक है। पहला सत्र कौन सा हो गया? बजट सत्र हो गया। एक तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, दूसरी याद रखनी है कितने माह का होता है। कितने माह का होता है? 4 माह का होता है। दूसरी बात याद रखनी है आपको कि कब बुलाया जाता है, कौन से माह में बुलाया जाता है, आपको फरवरी में। इतना ध्यान रख लेना। अब आपको सत्र कैसे याद करने हैं, बस आपको रटना नहीं है, रटना भूल जाओगे। आर सर की क्लास पढ़ ली तो रटना भूल जाओगे, रटना नहीं है, ध्यान से सुनना कैसे याद करते हैं। पहला सत्र बजट सत्र कितने माह का? 4 माह का। कब बुलाया जाता है? फरवरी माह में। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। कृष्णा चौधरी जी बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुने तनु जी, ठीक है, बात करें। हाँ, तनु धड़कर जी, ओम प्रकाश जी, प्रकाश विंसला जी, नत्थन सिंह जी, आकाश, रश्मि जी, शैलन जी, आपने 4 माह बताया। प्रकाश जी आपने। अब ध्यान से सुनो, बजट सत्र होता है, 4 माह का होता है, फरवरी माह में बुलाया जाता है। अब आपको एक्स्ट्रा कैसे याद करने, तो ध्यान रखना जैसे हम उतरते जाएंगे, एक सत्र फिर दूसरा सत्र आएगा, फिर तीसरा आएगा, तो 1 माह कम कर देना, और जैसे सत्र खत्म हो गया 1 माह की छुट्टी कर देना, बस याद हो जाएंगे। एक बात याद रखनी है, पहला सत्र बजट सत्र होता है, 4 माह का होता है, फरवरी में बुलाया जाता है, और 1-1 महीना की छुट्टी करते जाना है, और तीनों सत्र आपको याद हो जाएंगे। देखिए अब मैं याद करा रहा हूं आपको, ट्रिक है एक तरह की, ठीक है। ट्रिक ना हो, एक समझने वाली ट्रिक है। अब 4 माह हो गया, अब 4 माह गिन लीजिए, गिनो, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। और अब फरवरी से, और ये सत्र कब तक चलेगा? अगला प्रश्न ये बन गया, सीधा प्रश्न बना, बजट सत्र कितने माह का होता है? पहला प्रश्न। बजट सत्र कौन से माह में बुलाया जाता है? फरवरी में। बजट सत्र कब से कब तक बुलाया जाता है? फरवरी से मई तक। अब मैंने क्या किया, 1 महीना की छुट्टी कर देना, तो मई के बाद क्या आएगा? जून की हो गई छुट्टी। जून की क्या हो गई? जून की हमने कर दी छुट्टी। तो आपको ध्यान रखना, ये चीज याद रखना है, 1 महीना की आपको छुट्टी करनी है, ठीक है। जून की हमने कर दी, छुट्टी कर दी, एक बात। अब आ जाओ दूसरा सत्र, आ जाओ। दूसरा सत्र कौन सा होता है? अब बजट के बाद कहते हैं जून के बाद कौन सा महीना आएगा? अब आपको ध्यान रखना, जून के बाद कौन सा महीना आएगा? जुलाई का महीना आएगा, एक बात। अब जुलाई में क्या आती है? जुलाई में क्या आती है? वर्षा पड़ती है, और वर्षा को हम क्या बोलते हैं? मानसून आ गया साहब। तो दूसरा सत्र हो गया मानसून सत्र। भाई जुलाई में, जून के बाद जुलाई में, और जुलाई में होती है वर्षा, और इसलिए वर्षा को कहते हैं मानसून, कि भैया मानसून आएगी नीतू सिंह जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार मानसून। अब मैंने आपको क्या बताया था? 1 महीना कम कर देना, तो 4 से नीचे उतरा तो 1-1 महीना उतरते जाना है, तो 3 माह हो गया। आ गया समझ में? 3 माह हो गया। अब 3 माह जोड़ लो, तो जुलाई से 3 माह जोड़ लो, जुलाई, अगस्त और सितंबर, और इस प्रकार जुलाई से हो गया ये सितंबर तक। और फिर क्या करना है? 1 महीने की हमें क्या करनी है? 1 महीने की हमें छुट्टी करनी है, और सितंबर के बाद कब आता है? अक्टूबर आता है। जाओ भैया, यहाँ तो गर्मी लग रही, यहाँ कहते हैं दीपावली आ गई, दशहरा दिखा लाओ भैया बाल बच्चे ने, अक्टूबर को महीना आएगा, ठीक है। अक्टूबर में क्या कर दिया हमने? छुट्टी कर दी। अब बात करते हैं अक्टूबर के बाद क्या आएगा, बताओ। अक्टूबर के बाद क्या आएगा? नवंबर आएगा। अब नवंबर में क्या आ जाती हैं? शीत, सर्दियां। नवंबर में क्या आ जाती हैं? सर्दियां आ जाती हैं, और इस प्रकार ये कौन सा सत्र हो गया? शीतकालीन सत्र हो गया, ठीक है। अब आपको 1 महीना कम कर दो, तो 2 माह हो गया, और गिन लो, नवंबर से दिसंबर, नवंबर और दिसंबर, और 1 महीना की क्या होगी? और 1 महीना की क्या करनी है? आपको छुट्टी करनी है, और इस प्रकार जनवरी की हो गई छुट्टी, और जनवरी के बाद क्या जाएगा? फरवरी आ जाएगा, फिर चालू। क्रम याद हो गया? ऐसे याद करना है, सीधा है, रट्टे की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको एक ध्यान रखना है
कि पहला सत्र बजट होता है, 4 माह का आता है, फरवरी में बुलाया जाता है, एक एक महीना की छुट्टी करती जानी है और एक महीना कम करते जाना है। बस इतना ध्यान रखना और आराम से क्रम बन जाएगा। इसका मतलब कौन सा सत्र नहीं होता, ग्रीष्मकालीन सत्र। अब क्वेश्चन क्या देगा, निम्न में से कौन सा सत्र नहीं होता, ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं होता, एक बात। दूसरा, बजट सत्र कितने माह का बुलाया जाता है, 4 माह का बुलाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, बजट सत्र कौन से माह में बुलाया जाता है, फरवरी माह में बुलाया जाता है। बजट सत्र कब से कब तक बुलाया जाता है, फरवरी से मई तक बुलाया जाता है। दूसरा, सत्र कौन सा होता है, मानसून होता है। मानसून कितने माह का होता है, 3 माह का होता है। मानसून सत्र कौन से माह में बुलाया जाता है, जुलाई में। कब से कब तक बुलाया जाता है, जुलाई से सितंबर बुलाया जाता है, एक बात, ठीक है। हर स्थायी सत्र अभी बता रहे हैं। फिर तीसरा सत्र कौन सा होता है, शीतकालीन सत्र होता है। कै माह का होता है, 2 माह का होता है। शीतकालीन सत्र कौन से माह में बुलाया जाता है, नवंबर बुलाया जाता है। और कब से कब तक होता है, नवंबर से दिसंबर तक। कौन सा सत्र नहीं होता, ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे करके आप ध्यान रखें, ये सीधा प्रश्न बनेंगे हमारे, रटने की कोई आवश्यकता है नहीं। जो मैंने आपको तरीका बनाया है उससे याद कर लें। अब कह रहे हो स्थायी का मतलब है कि कहते हैं अधिकतम, मैंने अभी आपको बताया था कि 2 सत्रों के मध्य, यहां बता रखा है, देखिए, अधिकतम अंतराल 2 सत्रों के मध्य कितना अंतराल होना चाहिए, 2 सत्रों के मध्य 6 माह का अंतराल होना चाहिए, इतना हम जानते हैं, ठीक है। 2 सत्रों के मध्य 6 माह का अंतराल होना चाहिए। अब हम 2 सत्र बुला रहे हैं, तो ये सत्र कौन सा बुलाना पड़ेगा, ये अनिवार्य है। इसे कहते हैं निम्न में से स्थायी सत्र कौन सा होता है, संसद का स्थायी सत्र कौन सा होता है, बजट, मानसून, शीतकालीन या ग्रीष्मकालीन। तो आपको आंसर आएगा बजट होता है, एक ध्यान रखना। क्लियर हो गया पंकज सिंह जी। तो इस प्रकार ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं और एंट्री कर सकते हैं अपने क्वेश्चनों की। तो ये आपका जो अनुच्छेद 85 की बात कर रहे हैं, एक बात तो ये है सत्रों की, इसके ले सकते हैं। अब कहते हैं 3-4 तरह के प्रश्न और आते हैं, 4 और 1 5। एक तो ये प्रश्न आता है अनुच्छेद 85 के तहत पूरी बात जो मैं बात कर रहा हूं, ये सब सत्र 85 में लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इसके आगे बात करते हैं। अब 3-4 तरह के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, नोट करके नोट कर लेना। नंबर 1, सत्राहूत, एक सीधा। दूसरा, सत्रावसान। तीसरा, सत्र का विघटन। ये सीधे सीधे प्रश्न आते हैं और इंपोर्टेंट अनुच्छेद, अनुच्छेद 85 इंपोर्टेंट अनुच्छेद, ध्यान रखना, ठीक है। सत्र का विघटन। नंबर 4, सदन का निलंबन या स्थगन कौन करता है, ये प्रश्न और आपको आते हैं। सत्राहूत कौन करता है, सत्रावसान कौन करता है, सत्र का विघटन कौन करता है, सदन का स्थगन कौन करता है, ये प्रश्न और आपके पेपर में आते हैं। तो आप ध्यान रखें इन चीजों को, ये आपको नोट करनी है 4 चीजें, ठीक है। 4 चीजें आपको नोट करनी है। अब सत्राहूत किसे कहते हैं, पहले तो बात करते हैं इसकी। तो राष्ट्रपति सत्र का आह्वान करता है, सत्र को बुलाना। जब राष्ट्रपति सत्र को बुलाता है, पिक्चर से राष्ट्रपति करता है, ठीक है, भंग बस आ रहा है कि लोकसभा को भंग करेगा, ये भी आपका है। अब सत्राहूत तो सत्र बुलाना, सत्र बुलाना या सत्र का आह्वान करना, सीधा प्रश्न आता है। संसद के सत्र का आह्वान कौन करता है, संसद का सत्र कौन बुलाता है, मीटिंग कौन बुलाता है। तो इस प्रकार अब इसका आंसर क्या हुआ, और इसका आंसर होगा आपका राष्ट्रपति। तो कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। सीधा प्रश्न आएगा, संसद का सत्राहूत कौन करता है, संसद का सत्र का आह्वान कौन करता है, संसद के सत्र को कौन बुलाता है। इस घटना को सत्राहूत कहते हैं, जो अनुच्छेद 85 में लिखा हुआ है। अर्थात अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है, इसे सत्राहूत कहा जाता है। क्लियर हो गया। दूसरा है सत्रावसान। सत्रावसान का मतलब क्या हो गया, सत्र का समापन।
सत्र का समापन कौन करता है, सत्र को समाप्त कौन करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, जैसे मीटिंग खत्म हो जाएगी तो राष्ट्रपति ही करेगा, शुरू भी यही करवाएगा और खत्म भी इसी के आदेश से। तो सत्र का समापन अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संसद के सत्र का समापन, सत्र को समाप्त करता है, जिसे सत्रावसान कहा जाता है। क्लियर। अब सत्र का विघटन अचानक कोई, ठीक है, कोई भी संकट या कोई भी अचानक स्थिति ऐसी हो गई कि बीच में से ही विघटन करना पड़े, सत्र को समाप्त, मध्य में से सत्र का समापन करना। मीटिंग चलती है, जैसे बजट सत्र फरवरी से मई तक चलना है, लेकिन कोई ऐसी स्थिति आ गई, जैसे लॉकडाउन आ गया, कोरोना आ गया, कोई स्थिति ऐसी हो गई अचानक सत्र को बीच में से समाप्त करना पड़े, जिसे कहते हैं सत्र का विलंब, विघटन। अर्थात मध्य से या बीच में से, मध्य में से सत्र को समाप्त करना। तो बीच में से ही सत्र को समाप्त करना होता है। अब इसको कौन करेगा, पूरा सत्र, पूरे सत्र की बात है। जैसे बजट सत्र है, फरवरी से मई तक आना है, अचानक 2-3 क्लासेस, 2-3 बैठक हुई और बीच में से सत्र को समाप्त करना है, तो ये भी कौन करेगा, ये भी आपको राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। जैसे कोरोना आ गया, कर दिया साहब, भैया कोरोना चल लो, बंद करो, तो पूरा सत्र ना होकर के बीच में से समाप्त करने ना, क्या कहलाता, सत्र का विघटन कहलाता है। ये कौन करेगा, राष्ट्रपति कहेगा। चलो ठीक है। अब जैसे मीटिंग चल रही है, पीएम की सलाह से राष्ट्रपति, ठीक है, 4 प्रधान अधिकारी, ठीक है, अभी बात कर रहे हैं। अब है पीठासीन अधिकारी की बात कर रहे हैं, वही आ रहा है कि सदन का निलंबन। इसका मतलब है सत्र चल रहा है, जैसे बजट सत्र फरवरी से, जैसे मानसून सत्र है, शीतकालीन सत्र है, अपने सत्र चल रहे हैं और बैठकें चल रही हैं। अचानक कहते हैं कोई कुछ समय के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए, और बैठक नहीं हो पा रही है, कोई विवाद उत्पन्न हो गया, राजनीतियों में आपस में लड़ाई हो गई, टांग खिंचाई हो गई, कुर्ता फाड़ दिया एक दूसरे का, कोई झगड़ा हो गया। ऐसी स्थिति में अब कहते हैं कुछ घंटे के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए बैठक को बीच में से ही समाप्त करना। तो सदन की जो बैठक चल रही है, ठीक है, बैठक का स्थगित करना। कुछ समय के लिए बैठक हमने स्थगित कर दी, कुछ दिनों के लिए, और इस प्रकार ये कौन करेगा, कुछ समय के लिए किया है, परमानेंट ताला नहीं लगाया है। लोकसभा राज्यसभा में परमानेंट ताला नहीं लगाया, परमानेंट ताला लगाने वाला तो ये रहा, लेकिन कुछ समय के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए करेगा। तो इस समय जो अध्यक्षता कर रहा होगा, जो सदन की अध्यक्षता कर रहा होगा, जो सदन की अध्यक्षता कर रहा होगा, वही इसकी बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो आपको सदन का पीठासीन अधिकारी, तो सदन का जो पीठासीन अधिकारी होगा, अब ये क्वेश्चन पे ध्यान देना आप, पीठासीन अधिकारी किसे कहते हैं। पीठासीन अधिकारी वह होता है जो एट टाइम, उसी समय जो बैठक की अध्यक्षता कर रहा होता, कोई भी हो सकता है, अध्यक्ष भी हो सकता है, उपाध्यक्ष हो सकता है, या कोई वरिष्ठ सदस्य हो सकता है। जो बैठा होता है उसे तुरंत डिसीजन लेना होगा, उसे तुरंत डिसीजन लेना होगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पीठासीन अधिकारी उसे कहते हैं एट टाइम पे जो बैठक करता होता है, ठीक है। जैसे अध्यक्ष में नहीं है, लोकसभा में नहीं है, तो वरिष्ठ सदस्य करेगा। अब ऑप्शन में आपको प्रश्न आ जाए, ध्यान से सुनना, संसद के किसी सदन का निलंबन कौन करता है, संसद के किसी सदन का निलंबन कौन करता है, ये प्रश्न आ जाए तो आपको ऑप्शन में दे लोकसभा अध्यक्ष, जैसे आ जाए लोकसभा के सदन की बैठक का निलंबन कौन करता है, या लोकसभा के सदन का निलंबन कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी, या आपका राष्ट्रपति। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष सही नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको पीठासीन अधिकारी करना है, ठीक है, पीठासीन अधिकारी करना है। हाँ, पीठासीन अधिकारी ऑप्शन में नहीं है, और फिर लोकसभा अध्यक्ष दे रखा हो, लोकसभा उपाध्यक्ष दे रखा हो, उपराष्ट्रपति दे रखा हो, राष्ट्रपति दे रखा हो, तो लोकसभा अध्यक्ष आएगा। लेकिन वरीयता किसको दी जाएगी, पीठासीन अधिकारी को दी जाएगी।
पीठासीन अधिकारी जो बैठा होगा वही एट टाइम का पीठासीन अधिकारी होगा। आपने देखा होगा जब लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होता है तो कोई ना कोई वरिष्ठ सदस्य बैठ जाता है, वह डिसीजन ले सकता है, उसके निर्णय माने जाते हैं। इसलिए संविधान के तहत क्या आएगा, पीठासीन अधिकारी आएगा। एक बात। दूसरी बात, इसी अनुच्छेद के तहत ये भी लोकसभा को राष्ट्रपति समय से पहले भंग कर सकता है, ये ध्यान रखना। अनुच्छेद 85 के तहत ही राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पहले भंग, ठीक है, लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकता है अर्थात विघटित कर सकता है। तो लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। और ये भी किस शक्ति में आ गया, ये है आपकी विधायी शक्ति में आ गया। तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वह समय से पहले लोकसभा को क्या कर सकता है। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसे करके आपने यहाँ तक ये, ठीक है, स्क्रीन ले सकते हो, यहाँ तक आपने ये मैंने आपको पढ़ाया। दूसरा आपको इसकी यहाँ से ले सकते हो, ये सीधे प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सत्राहुत कौन करता है, सत्रावसान कौन करता है, सत्र का विघटन कौन करता है। तो ये आपको एक एक चीज आपको विशेष करके ध्यान से पढ़ना है, सीधे प्रश्न आते हैं। तो अनुच्छेद 85 विधायी शक्ति के अंतर्गत आ गया, ठीक है। अनुच्छेद 83 आ गया, 79 आ गया, राष्ट्रपति कर सकता है पीएम सलाह से क्या चीज, ठीक है। हाँ, वो है लोकसभा को भंग पीठासीन अधिकारी कहते हैं, लोकसभा को भंग राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। ये तो बात सही है। अब आगे बढ़ते हैं, 85 के बाद 86 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब 86 में क्या है, अनुच्छेद 86 भी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में आता है। अब 86 में क्या है, 86 में है राष्ट्रपति का संवेत अभिभाषण। राष्ट्रपति का संवेत अभिभाषण। अब ये क्या चीज है, राष्ट्रपति का संवेत अभिभाषण क्या है, इसे आप ध्यान से सुने। देखिए, जब कहने का मतलब है राष्ट्रपति किसी भी समय संसद के कोई एक सदन या दोनों सदन, या तो लोकसभा में जा सकता है चेक करने के लिए, सीधी बात है, राज्यसभा में भी जा सकता है, वहां भाषण दे सकता है, या तो दोनों में कर सकता है या इनमें से एक में कर सकता है, या फिर दोनों में, ठीक है, दोनों में भी कर सकता है या फिर किसी एक सदन में भी कर सकता है। और कहने का मतलब है अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति, अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण दे सकता है या एक सदन में अभिभाषण दे सकता है, उसे कहते हैं राष्ट्रपति का संवेत अभिभाषण। कभी भी कोई फिक्स नहीं, लेकिन कर सकता है, सीधी बात है, चेक इन कर सकता है, अधिकारी ये सब संसद को अभिनंग है। तो कहने का मतलब सामान्य बात में समझे हैं, ये संसद के सदनों को चेक कर सकता है, कभी भी जा सकता है। लेकिन अब जाए या नहीं जाए, जाना अनिवार्य है या नहीं, यहां राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, जावे जावे नहीं जाए। कहने का मतलब है जैसे विद्यालय में कोई शिक्षा अधिकारी आए नहीं आवे, ना जा रहा तो ना जा रहा, चेक कर भी, ऐसे राष्ट्रपति, ठीक है। शून्यकाल क्या होता है, बस संसद आ रही है, जैसे ही आपको कार्यपालिका खत्म हो गई तो आपको शून्यकाल भी बताया जाए कि संसद का शून्यकाल क्या होता है। विजय फौजदार जी बस थोड़ा सा इंतजार रखें, एक सप्ताह का इंतजार रखें, और संसद में आपको सब चीज़ बताने वाला हूं। शून्यकाल क्या होता है, प्रश्नकाल क्या होता है, सभी आपको आने वाले हैं। कल के अखबार में आपने शून्यकाल प्रश्नकाल सुना होगा, वो आपको व्याख्या जब उचित जगह पे समझाएंगे तो आपको बहुत बढ़िया याद आएगा। यहाँ टॉपिक दूसरा चल रहा है, तो शून्यकाल और प्रश्नकाल भी आपको संसद में बताया जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखना जो मैं बताने जा रहा हूं कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 86 के तहत किसी भी सदन में बोल सकता है, अर्थात भाषण देने संबोधन कर सकता है, कभी भी किसी समय जब सत्र चल रहे हों, ऐच्छिक भाषण, सीधी बात है। लेकिन जावे जावे नहीं जावे अर्थात बाध्य नहीं है, उसकी इच्छा के दिन अनिवार्य नहीं है।
कहने का मतलब अनिवार्य नहीं है, जाए जाए नहीं जाए, ऐच्छिक भाषण ही माना जाता है, अर्थात उसकी इच्छा जाए जाए नहीं जाए। और इस प्रकार यह है राष्ट्रपति का सम्मिलित अभिभाषण भी एक विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है, और ये भी आपको ध्यान रखना विधायी शक्ति के अंतर्गत आ रहा है। अनुच्छेद 86। एक बात अब है अनुच्छेद, ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 87 की। इसे और सुन लो आप, ठीक है, फिर आपकी विधायी शक्तियां कल आपके खत्म हो जाएंगे, अध्यादेश हो गया। इसे और आप सुने, ठीक है। 87 अनिवार्य भाषण, ठीक है। 86 तो अनिवार्य भाषण है या नहीं, ऐच्छिक है, बहुत बढ़िया। 86 तो हो गया, ऐच्छिक अपनी इच्छा पर निर्भर है, जाऊं जाऊं नहीं जाऊं, लेकिन ये अनिवार्य भाषण है राष्ट्रपति का। बहुत बढ़िया कहा शैलेंद्र सिंह ने आपने, बिल्कुल ऐच्छिक और अनिवार्य ऐसे याद कर लो। तो ऐच्छिक भाषण और अनिवार्य भाषण ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है, उसकी कानून शक्तियों के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखें। विशेष अभिभाषण, अब देखिए बहुत बढ़िया तनु जी, आपने आंसर सही दिया। अब देखिए 87 में क्या है, 87 में है राष्ट्रपति का भाषण भी कह सकते हैं, सीधा आता है। तो राष्ट्रपति का भाषण का उल्लेख, अभिभाषण जिसे कहते हैं, राष्ट्रपति का, इसे अभिभाषण भी कहा जा सकता है, या इसे राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण भी कह सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखें। अब होता क्या है, ध्यान से सुने, अब होता क्या है कि अनुच्छेद 87 कह रहा है राष्ट्रपति को अनिवार्य है, अर्थात हो गया अनिवार्य भाषण, राष्ट्रपति को अनिवार्य है। अब क्या अनिवार्य है, क्या अनिवार्य है, जैसे नवीन लोकसभा आएगी, नवीन लोकसभा के चुनाव हुए, अब नवीन लोकसभा के चुनाव हुए और इसके प्रथम अधिवेशन की पहली बैठक हुई, प्रथम अधिवेशन की प्रथम बैठक में, अर्थात अधिवेशन चालू हो गया, जैसे नवीन लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा जैसे चुनाव हुए और चुनाव के बाद प्रथम अधिवेशन बुलाया गया, उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और अध्यक्षता करे, सॉरी, राष्ट्रपति अध्यक्षता नहीं, ठीक है, वही बात है। तो नवीन लोकसभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता तो आपको जानना प्रोटेम स्पीकर करता है, थोड़ा ध्यान से सुन लेना, मैं क्या कह रहा हूं दोबारा सुने। नवीन लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता आपका प्रोटेम स्पीकर आएगा, तो वहां भाषण देने कौन जाएगा, राष्ट्रपति जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति कब जाएगा, प्रोटेम स्पीकर भाषण दे लेगा, सभी लोकसभा के सदस्यों की शपथ हो जाएंगी, एक बात कुछ समय के लिए दिया जाएगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। अध्यक्ष का चुनाव होने के तुरंत बाद जैसे लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा, तुरंत उस बैठक में भाषण देने कौन जाएगा, राष्ट्रपति जाएगा, एक बात। दूसरी बात, प्रतिवर्ष, ठीक है, और प्रथम वर्ष, अर्थात प्रतिवर्ष का मतलब है जैसे बजट सत्र आया फरवरी में, तो प्रथम वर्ष में और उसकी प्रथम बैठक को में भाषण देने, संबोधन करने भी कौन जाएगा, अर्थात संबोधन करना। इसमें आपको ये अनिवार्य है, जैसे चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें भाषण देने जाएगा, संबोधन करने राष्ट्रपति जाएगा। कब जाएगा, जब प्रोटेम स्पीकर अध्यक्षता कर रहा होगा और सभी सदस्यों को सदस्य शपथ दिला देगा और अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, उसके अगले दिन राष्ट्रपति लोकसभा में भाषण देने जाएगा। इसे ही राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कहा जाता है। दूसरा, प्रतिवर्ष, हर साल जैसे प्रथम वर्ष का बजट सत्र आएगा, सीधी बात है, पहले वर्ष का, और बजट सत्र आएगा, अर्थात प्रथम सत्र आएगा, प्रथम बजट आएगा, उसमें बैठक के में भाषण देने भी, संबोधन करने कौन जाएगा, राष्ट्रपति। ये अनिवार्य है, वैध है, इसके लिए बाध्य है, और इस प्रकार इसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं। अब राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, ये सीधा प्रश्न आता है, अर्थात तैयार कौन करता है, आपको ध्यान रखना, तैयार कौन करता है, ये प्रश्न बहुत आता है। तो केंद्रीय मंत्री
मंडल करेगा, अर्थात केंद्रीय कैबिनेट करेगी और कैबिनेट करेगा, मंत्रिपरिषद आंसर नहीं आएगा। अब मंत्रिमंडल ध्यान रखना, केवल मंत्रिमंडल, ठीक है, मंत्रिमंडल तैयार करेगा और राष्ट्रपति के अभिभाषण में क्या होगा, केंद्र सरकार की आने वाली नीतियों का उल्लेख, केंद्र सरकार की आने वाली नीतियों का उल्लेख होगा। यह सीधा प्रश्न आता है, किसके अभिभाषण में केंद्र सरकार की आने वाली नीतियों का उल्लेख होता है, यह सीधा प्रश्न है। या राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप ध्यान रख लेना। अर्थात मैंने जो आपको बताया, अभी आपको जो बताया 87वां अनुच्छेद बताया, जो आपको 87वां अनुच्छेद बताया, ये राष्ट्रपति की किस में आती है, विधायी शक्ति में आता है। तो ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। सीधा प्रश्न बनेगा, एग्जामिनर को मालूम है, बच्चा इसको पढ़ के आएगा, लेकिन एग्जामिनर को ये मालूम नहीं है और ये भी मालूम है कि ये नहीं जानता कि ये विधायी शक्ति है कि कूटनीतिक शक्ति है। क्वेश्चन ये करेगा, क्वेश्चन करेगा अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति नवीन लोकसभा गठन के बाद संबोधन करता है, ये राष्ट्रपति कौन सी शक्ति के अंतर्गत आता है।